आपको कब पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ और वहीं पर सूचना मिली उसी रात को दोबारा से उस पहाड़ी पर हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ऊंची चोटियों पर जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई को हम करगिल का युद्ध कहते हैं। वह युद्ध भारतीय सेना के साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम और बलिदान की स्वर्णिम गाथा है। दुनिया में ऐसी अद्भुत कहानी आपको कहीं नहीं मिलती है। 2 महीनों की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फौजियों को उन ऊंची ऊंची चोटियों से भगा दिया जो 16,000, 17,000 या 18,000 फीट ऊंची थी। उन लड़ाइयों में हिंदुस्तान के बहुत सारे सपूत या वीर सपूत शहीद हुए और बहुत सारों ने मिल करके वो स्वर्णिम गाथा लिखी। उस पूरी लड़ाई में एक चोटी टाइगर हिल्स, जिसकी कहानी बार बार कही जाती है, और टाइगर हिल की जीत में एक नाम योगेंद्र सिंह यादव का, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। आज हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, चूँकि 25 साल हो गए करगिल विजय के, जाहिर है कि 25 साल पीछे मुड़ के देखना और इन 25 वर्षों में आपने जो कुछ हिंदुस्तान को दिया और हिंदुस्तान को जैसे देखा है, उन सबको जानना भी ज़रूरी है। लेकिन मेरा पहला और बुनियादी सवाल है कि पराक्रम की, शौर्य की जो सबसे बड़ी जीत है, कहिए किसी आदमी की खातिर, वो है परमवीर चक्र, सबसे बड़ा सम्मान। आपको कब पता चला कि आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? ये मुझे रात को लगभग ये तो 15 अगस्त की सुबह ही मुझे पता चला, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो रात को 14 अगस्त 1999 को, क्योंकि 8:45 बजे की न्यूज में था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से 3 को पोस्टमस और 1 को जीवित। इसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, तो मेरा एक नाम राशि था ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। और भी मेरे साथी थे जो मेरी यूनिट के, लेकिन अलग अलग कंपनियों के थे। उन्होंने बोला, यार तेरी कंपनी को तो परमवीर मिल गया। मैं कहा कंपनी को मिला है, लेकिन मेरे साथ युद्ध लड़ने वाले और उस योद्धा को मिला है जिसने अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र को अर्पित किया और समर्पित किया है। बोला तो पार्टी तो बनती है। मैं कहा पार्टी बनती है। हमने छोटा मोटा जो भी सेलिब्रेशन हॉस्पिटल में हो सकता था वो किया, लोग बधाई दिया और हम सो गए। उस समय आप अस्पताल में ही थे? हॉस्पिटल में रात को लगभग 12 बजे के आसपास वो जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वह MNS आई। बोला आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट। कहा मैडम बेड कार्ड लगा हुआ है, इस पर देख लो। बोला नहीं आप बताइए। मैं बताया। 1 घंटे के बाद वापस आते हैं। बोला आपके पेरेंट्स का नाम, वाइफ का नाम, भाइयों का नाम, पूरा घर का सिविल एड्रेस, वो सब कुछ दिया। फिर कुछ डाउट ये होने लगा कि शायद हो सकता है घर में कुछ बात हो गई है। सुबह 4, 4:30 बजे उन्होंने फिर बुलाया, फिर उठाया, मेरे को जगा कर, सुबह आपसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, बढ़िया से ड्रेस पहन लेना और बैठ जाना। 9:30, 10 के आसपास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक साहब, वो पहुँचे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के कमांडेंट ने उन्होंने इशारा किया कि ये बॉयज़ जो है, ये जवान यही है योगेंद्र यादव। तो आकर के बेड पे बैठते हैं और आकर के कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। मैं कहा सर किस बात की? बोला ये टीवी किस लिए लग रही है? फिल्म देखने के लिए? मैं कहा नहीं सर न्यूज भी सुनते हैं,
अच्छा कल की न्यूज़ क्या थी? मैं कहा सर कल की न्यूज़ मुख्य ये थी। बोला वो आपका है? मैं कहा मैं तो जिंदा हूँ। अरे आर्मी नंबर का तो एक ही हो सकता है, नाम के तो लाखों हो सकते हैं। जब रात को ये डिक्लेरेशन हो गया, आर्मी नंबर जब दे मैच कराया, इस आर्मी नंबर की बॉडी कहाँ है? बोला इसी को ढूंढते रहे, रात को 2:30 बजे पता चला ये तो जो है वहाँ हॉस्पिटल में। तो ये हमारा कहीं कहीं ना कहीं जो ये गलती हुई है और इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ, बट बहुत बहुत बधाई है आपको। तो तो इस ये तरह से मुझे पता चला। अच्छा, आर्मी नंबर क्या होता है कि आर्मी नंबर से ही आप पहचान सकते हैं कि यही ऑफिसर, यही जवान है? जिस दिन वो आर्मी में भर्ती होकर के जाता है, कुछ दिन के बाद उसको एक नंबर अलॉटेड हो जाता है और वो नंबर उसका जो है वही एक परमानेंट पहचान है। योगेंद्र यादव करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन 26 90 572 के ये इंडियन आर्मी में जब से खड़ी हुई है तब से आज तक एक ही है। अच्छा। तो ये उसकी बेसिक पहचान है। तो आप अस्पताल में इसलिए थे क्योंकि आपने टाइगर हिल की लड़ाई में जो गोलियां खाई थी तो आप घायल थे। कितने समय तक आपका इलाज चला और कितने घायल थे आप? लगभग 17 गोलियां लगी थी मुझे और कई ग्रेनेड के जो है टुकड़े लगे थे, जिनसे सर से लेकर के पैर तक कोई ऐसा अंग नहीं था जहां से रक्त की धाराएं नहीं बही। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा क्योंकि इस हाथ की तो पूरी हड्डी ही निकल के बाहर थी। अच्छा। तो इस हाथ के कई बार ऑपरेशंस हुए, कई बार अनसक्सेस हुए। फिर बहुत धीरे 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 जा कर के बॉडी ने स्टील को अडॉप्ट करना शुरू किया, तब जा कर के इसमें पस बंद हुआ और 16 महीने में जा कर के रिकवर हो पाया था। टाइगर हिल की लड़ाई अद्भुत लड़ाई है। 18,000 फीट ऊंची चोटी पर जो लड़ना है, दुनिया में कोई भी सेना इस तरह का युद्ध नहीं लड़ी है। उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आपको युद्ध में जाना है, ये कैसे तय हुआ? आपको कैसे पता चला कि आप भी वॉर में जा रहे हैं? नहीं, देखिए आपकी जो बचपन से जो एक पैशन होता, पर्पज होता लाइफ का, कि आपको बनना क्या है, करना क्या है, और आप उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हो तो सारे रास्ते मिलते हुए चले जाते हैं। पिता 65 और 71 का युद्ध लड़ चुके थे अच्छा। एज ए सिपाही। 8 साल उन्होंने सर्विस किया और 8 साल के दौरान 2 युद्ध लड़ करके वो आए। आ, वो अपने दोस्तों को उन युद्धों की कहानियों को बताया करते थे कि युद्ध में ये होता है, ये होता है। हम बच्चे थे, सुनते थे बैठ करके। तो गांव की एक बहुत बड़ी अच्छी शैली है कि हम शाम को मोहल्ले के जो है एडल्ट, जो बुजुर्ग हैं, ये जमा हो एक जाती जगह बैठ जाते हैं, 1 2 घंटे हुक्का पीते हैं। पूरे दिन की चर्चाएं चलती हैं, कोई बचपन की कोई बड़ी अच्छी यादें होती हैं उनको शेयर करते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो वो आते थे हमारे घर में भी, ऐसे ही बैठते थे पिताजी के दोस्त। फिर उनको बोला हम 71 में लाहौर तक चले गए थे और लाहौर में जब हम पहुँचे तो नलकूप के अंदर जहर डाल दिया उन्होंने, ताकि इंडियन आर्मी यहाँ पे आएगी, पानी पिएगी और मारी जाएगी। तो बहुत सारे बोला हमारे साथी उसमें भी गए। तो चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आगे चलना होता है। सोचते थे, बच्चे थे, बिना खाना खाए, बिना सोए, बिना ऐसे कैसे काम चल सकता हो, कैसे आदमी काम कर सकता होगा? कहीं ये वो तो नहीं है कि जो है अपने उसमें बता देते हैं बढ़ा चढ़ा करके। रोज रोज वही कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती थी। फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि उसने अकेला एक हिंदुस्तान का सैनिक जो पाकिस्तान के 8 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते माँ भारती की गोद में सो जाता है। तब सोचते थे, एकदम से ध्यान आए वो बंदा कैसा होगा। फिर एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक भाव जागृत हो गया, यार फौज में जाना है, देखना है उन परिस्थितियों को, जीना है उन परिस्थितियों को जो पिता बताया करते थे कि ऐसा भी परिस्थितियां जीवन में आती हैं।
वो चुनौती होती है और उनका सामना फौज किस तरह से करती है। बस वो फिर सपने देखना नहीं, जीना शुरू कर दिया। जीता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 11th पास किया, 12th में आया, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में भर्ती होकर के चला गया। अच्छा। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। हम जब आग की बात करते हैं, आग जलाती नहीं, पिघलाती है। जितना भी हम इंस्ट्रूमेंट ये सब कुछ देख रही है, आग में पिघल करके ही बना है। तो एक सिविलियंस को फौजी के रूप में परिवर्तित करना है, तो वो ट्रेनिंग की आग उसके भाव और भावनाओं को एक सैनिक के रूप में परिवर्तित कर देती है। और सैनिक तो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। दिनकर जी ने इसीलिए दो यूथ के लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय पार। कि हमारे मन और तन में अगर हमने जीत सुनिश्चित कर ली है, हम कलम से भी एक नया अध्याय लिख सकते हैं और हम तलवार से भी एक नया अध्याय लिखने की सामर्थ्य रखते हैं। बस वहाँ से वर्दी पहनी और फिर कश्मीर चला गया। 1 साल मिलिटेंटों के साथ जो एक हमारा ऑपरेशन चलते हैं, एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन है उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया, बहुत सारे मुठभेड़ें भी हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय तो अपनी गति से बहता है। जब वर्ष 1998 में आया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एहसास हो गया कि दोनों ही मुल्क, दोनों राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का प्रस्ताव किया। लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई, ताकि दोनों मुल्कों की आवाम के कल्याणार्थ कार्य किए जा सकें, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो सकें। और ये सच है, शांति ही उन्नति और प्रगति का एक माध्यम है। लेकिन पाकिस्तान के जनरल साहब परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहते थे कि दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हों, दोनों मुल्कों की आवाम के कल्याणार्थ कार्य किए जा सकें। तो उन्होंने कारगिल, बटालिक, द्रास, ऐसी दुर्गम पहाड़ियाँ जहाँ द्रास सेकंड ग्लेशियर्स, -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर एक समझौता था कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आएंगी और वापस जब गर्मी का मौसम होगा तो अपने पोस्टों पे चले जाएंगे। वही उन्होंने, इधर तो दोस्ती का पैगाम चल रहा है, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, और वो जनरल परवेज मुशर्रफ वो पीठ में छुरा फूंक रहा है। उसने हमारी कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, ये तमाम सेक्टर्स में अपनी फौजों को वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया, वापस नहीं बुलाया, और फौज को वहाँ पर बिल्डअप कर दिया। पूरा बहुत मजबूती के साथ उन्होंने तमाम हमारी भी चौकियों को कब्जा कर लिया। अपने पोस्टों पर अलग से एक्स्ट्रा अम्युनिशंस, राशंस और मैन पावर को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। उसने कभी सपने सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। उनको ये था कि जब फौज ग्रीष्म काल आने से जैसे ऊपर चढ़ेंगी तो इनको आराम से हम यहाँ से मार देंगे, और ये जो जोजिला पास है, यहाँ से नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, इसको कटअप करेंगे और ले वाला हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत अच्छी प्लानिंग से बैठा था। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान में वर्दीधारी ही नहीं, एक जो कपड़ा हिंदुस्तान का जो पहनता है उसमें भी उसकी राष्ट्रभक्ति भरी होती है। तो तभी एक बकरवाल ऊपर जब अपनी बकरियों को लेकर के गया, उसने जा कर के नीचे आकर के बताया कि आप साहब यहाँ पे हैं, तो ऊपर कौन बैठा है? बोला
पहले तो यकीन नहीं, फिर जबकि यकीन हुआ, देखा, तो फर्स्ट में कैप्टन सौरभ कालिया, उनकी पेट्रोलिंग गई, उसको कैप्चर कर लिया गया और किस तरह से अमानवीय क्रूरताओं का उन्होंने तांडव किया, उनकी बॉडियों को छत विछत अवस्था में हमारे भारत को वापस लौटाई। इससे सेना ही नहीं, पूरा देश बदले की भावना में जल उठा था। बस ये कारगिल की शुरुआत शुरू हो गई। मेरी बटालियन कश्मीर वैली में थी। हमें भी अचानक से 10 मई को आदेश मिला, द्रास आ गई। अब कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं किया जा सकता, और प्लानिंग इंफॉर्मेशन के आधार पे बनती है। और इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे टेररिस्ट हैं, 4-5 टेररिस्ट हैं। हमें द्रास सेक्टर भेजा। द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग टॉप, तो तोलोलिंग नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह से सटी हुई पहाड़ी, जहां आज कारगिल वार मेमोरियल उसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है। तो जब फौज वहां पहुंचे तो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर कुछ रैकी किया, लेकिन नीचे से जितनी हम कर सकते थे इंफॉर्मेशन कलेक्ट वो हुआ। और उसके बाद फिर अटैक शुरू हुआ। 22 दिन उस पहाड़ी पर हमला हुआ। हमारी बटालियन ने 22 दिन युद्ध लड़ा। इसमें 26 मई को भारतीय वायुसेना के जो फाइटर्स हैं वो भी उन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए, और 28 मई का वो पल, वो दिन, वो घड़ी तो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। 3 अटैकर हेलीकॉप्टर्स उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर फायर करने के लिए आए, और फायर करने के बाद जैसे उन्होंने वापस ऐसे टर्न किया तो लास्ट वाला हेलीकॉप्टर, उसको उन्होंने अपनी गाइडेड मिसाइल से हिट कर दिया। वो जलता हुआ हेलीकॉप्टर्स हमने अपनी आंखों के सामने उस पहाड़ी से नीचे तलहटी में गिरता हुआ देखा, और उस हेलीकॉप्टर में थे अजय आहूजा। इस तरह से 28 मई को ही मिग 21 को गिराया। तब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना कोई आभास और एहसास हुआ यहाँ टेररिस्ट नहीं हैं, रेगुलर आर्मी है। तब फिर ऑपरेशन विजय भारतीय थल सेना ने शुरू किया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर वायुसेना ने शुरू किया, और ऑपरेशन तलवार भारतीय जल सेना ने शुरू किया। और ये सेना के ये 3 अंग शिव का त्रिशूल है। जब ये चलता है तो अभेद्य लक्ष्य को भी भेज सकता है। तीनों सेनाओं के सैनिकों ने, कमांडरों ने अपनी प्लानिंग के तहत अपने अपने रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ऊपर कहर बरसाना शुरू किया, और हमने फर्स्ट जो विजय 12 जून 1999 को हमने तोलोलिंग टॉप को फतेह करके किया। उसके बाद फिर टाइगर हिल। अभी मैं सिविल में जब जाता हूँ तो अभी मैं कुछ दिन पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर में गया, तो एक प्रोफेसर साहब ने जो है बोला, एक सिविलियन और फौजी में क्या फ़र्क है। मैं कहा सर, इंसान तो एक जैसे ही होते हैं, बट ट्रेनिंग का फ़र्क है और सोच का फ़र्क है। कैसे? मैं कहा सर, एक सिविलियंस काम मेहनत करता है, नो डाउट बहुत मेहनत करता है, लेकिन जिस दिन उसको कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, अचीवमेंट मिल जाता है, फिर उसके बाद 10 दिन तक काम नहीं करता है। बोला क्यों? वो सेलिब्रेशन करता है, 10 दिन तक उसकी पार्टियां चलती हैं। फौज में ऐसा नहीं होता। फौज में आज अचीवमेंट मिला है, कुछ दिल कुछ पल उसका सेलिब्रेशन होगा, ऐसे नहीं, नो डाउट सेलिब्रेशन होता है, और उस सफलता को सेलिब्रेशन के बाद ठोकर मार करके 4 कदम दूर भेज दिया जाता है, ताकि जवान संघर्षरत रहे। वो सफलता उसके यहाँ पर बैठ करके हावी ना हो, बल्कि उसकी ठोकरों के आगे रहे। तोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी, तोलोलिंग की लड़ाई में आप भी शामिल थे या फिर टाइगर हिल्स वाले में आप गए? नहीं, तोलोलिंग में भी मैं शामिल था। तो क्योंकि मैं शादी करने के लिए छुट्टी पे था
तो मैं वापस जब 22 मई को वहाँ पे पहुँचा द्रास में, तो बटालियन 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुकी थी, 2 कंपनियाँ लेफ्ट और 2 कंपनी राइट। तो एक दो तरह के जो है फोर्स काम करती है एक साथ, एक अटैकर होती है, एक सपोर्टर होती है। तो फॉरवर्ड में जो जवान लड़ रहा है उसको सपोर्ट क्या चाहिए, अम्युनिशन, राशन पानी, तभी वो फॉरवर्ड वाला लड़ सकता है। तो यहाँ 2 कंपनियों के पास सपोर्ट के लिए बंदे नहीं थे, तो जो हम 15 जवान छुट्टी काट करके आए थे, हमें उस सपोर्ट के लिए वहाँ पर लगाया गया। बचपन से सपना देख रहा था कि युद्ध लड़ूंगा। जब युद्ध लड़ने की बारी आई तो राइफल की जगह थैला थमा दिया गया कि यहाँ अम्युनिशन ढो। कुछ तो लगा जब यार राइफल का जब वक्त आया, तभी ये पहले दिन थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, मुझे राइफल पकड़नी चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन जब शाम को ऊपर पहुँचे, चढ़ते हुए दिन भर दुश्मन के कभी गोले गिर रहे हैं, कभी जो ना फायर आ रहा है, ऊपर पहुँचे तब एहसास हुआ यार ये बंदा ना हमारी वजह से लड़ रहा है, इसके हाथों को कमज़ोर नहीं होने देना है, इसको गोले बारूद हथियार सब मिलने चाहिए, सभी इसके पास पहुँचाता रहेगा, इसके पास अम्युनिशन होगा, हथियार होगा, अम्युनिशन होगा, इसके पास राशन होगा, तभी तो ये लड़ सकता है, तभी तो हमारे सीने को सेफ कर सकता है। ये हमारा दायित्व बनता है। फिर उस कार्य में शिद्दत आ गई, वो कार्य बहुत बड़ा कार्य लगने लगा। फिर उस कार्य को बड़ा होते हुए भी एंजॉय करने लगे। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, और 22 दिन 15 जवान, उसमें से 3 ऐसे थे हम जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए लगातार चले। तब जाकर के हम तीनों जवान रोज, तब हमारी तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल और मेंटल बहुत स्ट्रेंथ है, इनमें स्ट्रांग है, इनको घातक प्लाटून में शामिल करो। तो टाइगर हिल के लिए जब चुनौती हुई, उसको वो एक नया टास्क मिला, तो एक नई टीम का पुनर्गठन हुआ जिसको घातक प्लाटून कहते हैं, सिविल में कमांडो टीम कह देते हैं। तो वो एक ऐसी टीम जिसमें एक ऐसे जवानों का चयन जो फिजिकली, मेंटली, आपका जो फायर, जिसकी फायर पावर अच्छा, जिसकी नेविगेशन अच्छी है, तो ऐसे बंदों को उसमें चयन किया जाता है। तो उस काम से हमारी पहचान बनी कि आप लोग इसमें आएंगे। तो यही मैं उनसे कहा कि हमें तो टाइगर जैसे तोलोलिंग मिली, एक अचीवमेंट मिला, अगले दिन की लड़ाई और जीत यह कितनी चुनौती भरी थी? ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये शुरुआत था, और जब व्यक्ति अभी, हमें ऐसा अनुभव तो फौज को नहीं था कि इतनी हाइट्स पर कभी कैसी लड़ाई लड़ी हो। फिर एक आप टेररिस्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो, और एक रेगुलर आर्मी के साथ। ऐसा नहीं कि कश्मीर में हमने टेररिस्टों के खिलाफ पहाड़ियों में ऑपरेशन नहीं किए थे, बट यहाँ पे तो टेररिस्ट नहीं थे, यहाँ पे तो रेगुलर आर्मी थी, और रेगुलर आर्मी के पास अनेक तरह के हथियार थे, और हर हथियार का वो इस्तेमाल कर रहे थे। लॉन्ग रेंज वाले वेपन जो दूर से दूर हमारे जवानों को वो जो है हेड शूट करते थे। आर्टिलरी का सपोर्ट उनको मिल रहा था, पूरी आर्टिलरी फायर कर रही थी हमारे ऊपर, उनके मोटर्स हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। तो और दूसरा हाइट्स का एडवांटेज था उनके पास। हमारे पास शुरुआत में आर्टिलरी सपोर्ट नहीं, एयर सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं था। एक इन्फेंट्री पैदल फौज जिसके पास सिर्फ एक 81 मोटर होती है, एक 51 मोटर होती है, LMG, MMG, ये तमाम छोटे वेपन्स होते हैं। लेकिन ऐसे युद्धों में तो हैवी वेपन्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो शुरुआत में वो आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो जब ये हेलीकॉप्टर गिर गया, MiG-21 हमारा गिरा, उसके बाद वहाँ पर बेफोर्स ये आर्टिलरी जो है डिप्लॉयड हुई, और ये आर्टिलरी ने कवरिंग फायर दिया,
तब जाकर के इन्फेंट्री ने वहाँ पर कब्जा करना शुरू किया। तो ये बड़ी मुश्किलात थी शुरुआत में। तो एक मौसम इतना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, उस मौसम से लड़ना, ऊपर दुश्मन बैठा है उससे लड़ना। लेकिन ये तो हिंदुस्तान के सैनिकों का जोश, जुनून और जज्बा ही था कि जो इतनी सब कुछ विपरीत परिस्थितियां होने के बाद में भी उन्होंने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ों पर चढ़ते चले गए। और जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें याद आती हैं, उन्होंने लिखा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये हिंदुस्तान के शौर्य, मान और अभिमान के प्रतिष्ठा का सवाल था। और हिंदुस्तान के सैनिकों ने, हिंदुस्तान के बेटों ने जब जब माँ भारती के ऊपर इस तरह की विपत्ति आई तो इस माँ भारती के मस्तक को ऊंचा करने के लिए लाखों शीश कुर्बान किए। आज हमारा सौभाग्य हो रहा था कि इस धरा पर, इस धरती पर जन्म लिया, इस माँ से के गर्भ से जन्म लिया। आज इस माँ के जन्म का कर्ज उतारने का मौका है और सैनिकों ने चूके नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह से एक के बाद एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने आप को माँ भारती की गोद में सुलाता जला जा रहा था। किसी का हाथ कट रहा था तो किसी का पैर कट रहा था। अगले वाले साथी को थोड़ा सा दर्द ज़रूर होता था, लेकिन बदले की भावना में फिर वो उबल उठता था और उसके कदम आगे बढ़ते थे अपने साथी का बदला लेने के लिए। इस तिरंगे को नीचे न झुकने देने की जो कसम उसने खाई थी, बस बढ़ते चले गए। 3-3, 4-4 दिन भोजन तक नसीब ना हुआ, पानी की तो बात ही क्या करते हैं। लेकिन चेहरों पर चिंता की इतनी सी भी सिखन नहीं थी। जैसे टाइगर हिल के लिए टुकड़ी तैयार की गई, उसमें आपको भी रखा गया, तो टाइगर हिल के लिए कितने जवान तैयार हुए, चढ़ाई कैसे शुरू हुई, चढ़ाई के लिए जो मुश्किलें थी वो कैसी थी, और कैसे आप लोग चढ़े वहाँ? बिल्कुल, जो एक 21 जवानों की टीम जिसको फौज में घातक प्लेटून कहते हैं, उसमें एक ऑफिसर, एक जूनियर ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 जवान, वो जवान जो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, एज ए कमांडो टाइप में, उसमें उस काम से हमारी पहचान बन गई थी। मैं भी उसमें शामिल हो गया था। तो ये एक स्ट्रेटजी थी हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर की कि सबसे पहले हम घातक प्लेटून से हमला कराएंगे। और घातक प्लेटून बिल्कुल जो 90 डिग्री की चट्टान, जिधर 5353 पहाड़ी है जो आज भी पाकिस्तान के पास में, इधर टाइगर हिल, इन दोनों के बीच में चढ़ कर के जाएगी। यहाँ क्योंकि दुश्मन इधर से हिंदुस्तान की फौज का चढ़ने का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि 90 डिग्री पे कैसे चढ़ के आएंगे। अगर कोई फौज चढ़ के आएगी तो स्लोप से चढ़ के आएगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब 90 डिग्री की चट्टान, वो तो सर हाइट टाइगर हिल की थी 17,000 फीट, लेकिन जो 1000 फीट की जो है के आसपास जो हाइट थी वो तो बिल्कुल 90 थी, बिल्कुल 90। 1000 फीट। तो ऐसे हुआ कि हाइट ज़्यादा है तो दूर तक वो देख रहा है। तो उन्होंने पूरी ऐसे रणनीति बनाई कि यार दुश्मन के ध्यान को बांटने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, तो जो ऐसे स्लोप आ रहा था उस स्लोप पर एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, आप लोग इधर से चलो, इधर से फायर करते रहना, दुश्मन की पूरी जो निगाहें आप पर होंगी, इधर से वो कमज़ोर होगा तो इधर से चढ़ करके ऊपर हमला करेंगे और आसानी से कब्जा हो जाएगा। -20 डिग्री था रात का टेम्परेचर, -20, जितनी अभी देर आपसे बात कर रहा हूँ
इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए, चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। तो ये पूरा हमने, जब टीम निर्धारित हो गई, कमांडर निर्धारित हो गया, 1-2 दिन हमने रिहर्सल करके देखा कि किस तरह से हम चढ़ेंगे। दिन में नहीं चढ़ सकते, रात को चढ़ सकते। फिर रात को 1-2 दिन रिहर्सल के बाद फिर बोला कि अभी आज गो हेड हो गया, चलना है। रात भर ऑक्सीजन नहीं थी, 10 कदम चलते सांस फूलने लगता था, रुकते, फिर 5 मिनट रुकते, फिर चलते। रात भर चलते रहते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख सकें और हम दुश्मन को सरप्राइज कर दें। दूसरे दिन, दूसरी रात को फिर चलना शुरू हुआ। जितनी हाइट पर बढ़ते जा रहे थे उतना ही और ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और उतना चढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कोई भी किसी के ये नहीं था कि नहीं हम चढ़ेंगे नहीं, मुश्किल है, नहीं चढ़ा जाएगा, नहीं, चढ़ेंगे, हम जाएंगे। तो एक दूसरे का सहारा बन करके चलते रहे। अगले दिन जब दूसरी रात को चढ़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वैसे दिखता है, पहाड़ी को जब दूर से देखते हैं तो पहली चोटी नज़र आती है, जैसे जैसे पहाड़ी के नज़दीक जाएंगे तो मेन चोटी उसकी गायब हो जाएगी। जो नीचे वाली चोटियाँ हैं फिर ऐसे लगने लगेगा यही टाइगर हिल है। तो दूसरे दिन चलने के बाद जब सुबह के वक्त पहुँचे, ऐसे टॉप दिखाई दिया, लगा कि यार यही टाइगर हिल है। जब उसके ऊपर चढ़े, अगले वाली चोटी दिखाई दी। तो हमारा डेल्टा कंपनी भी साथ साथ चल रही थी हमारे सपोर्ट के लिए। तो उनके कंपनी कमांडर कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला, तो जो हमारे जो टीम लीडर थे वो लेफ्टिनेंट बलवान, बोला बलवान यार यहाँ पे कुछ नहीं है, चल ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़े, बोला ये नहीं है, अगले वाली पहाड़ी है। उस दिन हम पूरा दिन चले उस पहाड़ी में। शाम के वक्त जिस चोटी पर जो नीचे से दिख रही थी, जब उस चोटी पे पहुँचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी। यार ये भी नहीं है, अगले वाली है, चलो उधर ही चलते। सर पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते, चाय पी लेते, फिर चलते। बोला अच्छा ठीक है, चाय बना लो, चाय पी करके चलते। बोला मैं थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेता हूँ, सर्च कर लेते। जैसे ही कैप्टन सचिन निम्बालकर अपनी टीम को लेकर के आगे की तरफ गए, उनके ऊपर फायर खोल दिया। यानी कंफर्म हो गया दुश्मन के हम बहुत करीब हैं। चलता रहा फायर का जवाब फायर से देते रहे। रात को 12 बजे फिर हमला शुरू हुआ। फिर वहाँ से दोबारा से चढ़ना शुरू किया। पूरी रात चलते रहे। वहाँ से मैं और जो मेरा दूसरा साथी था, हम दोनों नंबर 1 और नंबर 2 उस टीम को गाइड करने वाले स्कॉट थे। पूरी रात चलने के बाद सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसे 100 मीटर की चढ़ाई, 90 डिग्री, उस पर चढ़ा नहीं जा रहा। फिर रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। और लाजमी है कि पत्थर तो गिरेंगे, और इंसान है तो कितने देर चुप होगा, बात तो करेगा। तो हमारी बात, और ख़ास करके उत्तर भारत वाले तो कभी चुप हो ही नहीं सकते। तो बात करते रहे, गालियाँ भी देते रहे, अरे चल रहे, फिर कभी ये है। तो उनको शायद वो सो रहे होंगे उस टाइम पे, उनकी आंखें खुल गई कि यार हिंदुस्तान की फ़ौज तो बहुत नज़दीक आ गई है। तो ऐसे भी पोस्ट था, ऐसे भी पोस्ट था, दोनों तरफ से फायर खोल दिया। फायर खुलते ही रास्ता कट ऑफ हो गया। नीचे वाले नीचे रह गए, ऊपर वाले ऊपर रह गए। ऊपर पहुंचे तो तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। जब फायर खुला तो एकदम से सामने दुश्मन के फिर बंकर, हम 7 जवानों ने आधा-धुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। टाइगर हिल के बंकर पर, टाइगर हिल के वहाँ से टॉप 50-60 मीटर रह गया था। अच्छा, तो टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 होती है।
उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऊपर से फायरिंग किया, हम भी नीचे से फायर करते रहे। 5 घंटे हो गए लड़ते हुए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर ही गोलियां खाते हैं। इतना तो पता था मरना तो है। तो आप 7 जवानों के साथ टाइगर हिल के ऊपर आ गए थे यस, और जो फायर पाकिस्तान का चल रहा था उसके चलते बाकी आपकी जो टीम थी वो नीचे रह गई। बिल्कुल तो या तो आपको लड़ना है या शहीद होना है। बिल्कुल। तो बस ये तो था कि मरना तो है, लेकिन ऐसे नहीं, लड़ करके और मार करके मरना है। उनकी एक एक टीम 30-30, 40 बंदों की टीम नीचे आती रही। और पहले एक 10-12 बंदे आए, उनमें से हमने 8-10 मार दिए। फिर दोबारा से 40-45, 30-40-45 की जो है टीम आई। उसने, क्योंकि उनके पास 40 बंदे, ज़्यादा वेपन, हैवी वेपन्स, पहले तो बहुत फायर किया, फिर पत्थर मारने लगे, नज़दीक आने लगे, फिर उन्होंने हमारी LMG को उड़ा दिया, लाइट मशीन गन। उसको उड़ते ही उसकी बैरल डैमेज हुई। उसको चलाने वाले जवान थे तो उनको पत्थर लगे, वो घायल हुए। वो छोड़ करके ऐसे मेरा प्लेटून हवलदार था, हवलदार मदन, उसकी तरफ दौड़े। तो प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने एकदम से कहा, योगेंद्र, इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके बगैर आज दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। मैंने वो वेपन उठा करके उनकी तरफ फेंका। मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, 7 बंदे खड़े थे पाकिस्तान, जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे। मैं कहा, सर ये तो नज़दीक आ गए, कहाँ पर हैं ये खड़े? शायद मेरी आवाज़ भी चली गई होगी। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर ग्रेनेड फटा। उसकी यहाँ से ये उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसने कहा, यार मेरा हाथ कट गया पीछे की तरफ। मैं कहा, नहीं सर, हाथ नहीं, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया। एक और साथी वो जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड किया। सब ने बोला, यार ऐसे करो, तुम फायर नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, ऐसे करो, नीचे कूद जाओ, अपनी टीम को चढ़ाने की चेष्टा करना, कोशिश करना। उन्होंने बोला, नहीं यार, मरना है तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। हम जैसे नए रिक्रूट, नए जवान, 19 साल उम्र थी आपकी। 19 साल की उम्र, 2 साल की सर्विस, इससे बड़ी और क्या प्रेरणा हो सकती थी हमारे लिए। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, हमने तुरंत आवाज़ लगाई, कोई बोला। एक स्नाइपर वाला जो हमारा लेस नायक नरेश, जो स्नाइपर चला रहा था, उसके ऊपर 2-3 तरफ से फायर कर रहे थे पाकिस्तानी। बोला, यार उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे ही वहाँ से शायद मूवमेंट किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिख गया होगा, उन्होंने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो तब मुझे भी लगा घुटने से पैर कट गया है। मैं नीचे गिरा। गिरते ही फिर मन में ख्याल आया, देख पैर कटा है कि नहीं। तो इसे हाथ मारा, देखा तो पैर तो है, लेकिन बहुत गहरा जख्म तो हो गया। फिर फर्स्ट एड करने लगा। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड गिरा। तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ पे लगा, ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद चेहरा शून्य हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगा कि शायद आंखें ही चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ एक उनका स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे बहुत देर तक मैं खून को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। उठ भी नहीं सकता था। फिर खिसटता हुआ अपने उन साथी के पास पहुंचा।
तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके ठीक मैं लेस्टैनेंट नरेश के ठीक सामने बैठा था, उस स्नाइपर के पास। स्नाइपर वाले के पास। और जो वो दूसरा लड़का था मेरा साथी, वो ऐसे मेरी बगल में बैठा था। तो मैं उनसे बोला, मैं कहा सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो, यहाँ से खून की धार बह रही है। बोले एक काम कर, पहले फायर कर, मैं करता हूँ। तो वो अपना, हम साथ साथ बंकर भी बना रहे थे, फायर भी कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो ऐसे पत्थर रखते जा रहे थे फायर करते हुए, तो मैं ऐसे फायर कर रहा। कुछ देर के बाद जब वो 1-1.5 फुट का हमारा बन गया, उसमें छुपने की जगह हो गई, तब उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली। तो उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया था, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर। मैंने इसे पकड़ करके हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक न बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा जो, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके मुख के आखिरी शब्द थे। और उसको सीने में ऐसे गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के ऐसे लेट जाता। एक ही पल में सब कुछ खत्म। साथी आगे बढ़ता है, फिर उनकी आर्टिलरी के फायर शुरू हो जाते हैं, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिरती है। और साथी आगे आया, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। मैं भी उनकी तरफ से मर गया। जब हमारी तरफ से कोई जिंदा ही नहीं बचा, कोई फायर नहीं हुआ, को लगा कि अभी सब मर गए। तो उनका जो 7 लोग आप चढ़े, तो 2 तो आपके सामने जो फर्स्ट एड कर रहे थे आपका, वो शहीद हो गए। जो बगल में आपका साथी था वो शहीद हो गया। बाकी जो 4 बचे थे, बस वो भी ऐसे फायर करते करते वो भी शहीद हो गए। एक बार हल्ला हुआ, ऐसे आकर के उन्होंने घेरा, और फिर ऐसे गोलियों की बौछारें हुई, ऐसे बैनेट फाइटिंग भी हुई, और कुछ ही पल के अंदर सब कुछ खत्म। तो बच गए आप। मैं भी तो उनकी तरफ से मर चुका था। का कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा। वो आकर के हमारे जवानों की बॉडियों में टाइम गोली। क्या हो रहा था? दिन का टाइम था, 11 साढ़े 11 का टाइम था, सुबह का। सुबह का। तो बॉडियां ऐसे उछलती थी, ऐसे जब गोलियां मारते थे। तो सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछलते देखा मैंने, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकला, लेकिन बॉडी में कोई हरकत नहीं हुई। चुपचाप पड़ा रहा। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, फिर पत्थर मारने लगे। और ये तांडव देखता भी रहा, सहता भी रहा। बहुत देर के बाद फिर उनका कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो। तो टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली है, जहाँ उनका बेस कैंप था। तो वो वहीं से खड़ा होकर के मैसेज पास कर रहा था बेस कैंप को कि यहाँ ऐसे काफिर कुछ ऐसा बोल रहा था। वो बोला यहाँ तो 7-8 ही बंदे आए। बोला नीचे भी साले ऐसे नहीं होंगे, उनको जा कर के भून डालो। जब ये बात वो कह रहा था, तो बस मैं सुन आई तो मुझे दे रहा था। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी, मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वालों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात खड़ी हो जाती है सामने। चुपचाप पड़ा रहा। फिर दोबारा से उनके जवान हथियार उठाने लगे, गोलियां मारने लगे। आपको बूट मारे, गोलियां चलाई, आप हिले नहीं? नहीं, मैं नहीं हिला। लोग सुनाई कहते, पड़ रहा था, सुनाई दे रहा था? हाँ सुनाई दे रहा था। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। जिसको हम ब्रीदिंग है, जो ब्रीथ, जिसने ब्रीथ को कंट्रोल कर लिया, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है।
हम लोग जी रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अगर हम सही डीप सांस लेने लगें, 10-12 बार सांस लेने लगें, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और दूसरे वाले को यही पता नहीं चलेगा कि सांस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो वही था कि उस समय वो ब्रीथ कितनी डीप चल रही होगी कि उसको शरीर हिलता हुआ दिखा ही नहीं तो वो तो उसको शरीर में कोई हरकत या मूवमेंट दिखती तो सीधा जिंदा उठा करके ले जाते वो। और जो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ किया, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर वो कर सकते थे। तो ये, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और ये भारत माँ है, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं। भारत माँ ने अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने दिया। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुना। तो जब नज़दीक आया तब एक मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने मुझे सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ले जाओ काट करके, मैं उफ नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। वो आए दोबारा से, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। रुकते ही उसने पीछे की तरफ ऐसे जब मुड़ करके फायर करना शुरू किया तो यहाँ पर पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंटें फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के फोर्स से, पावर से, धक्के से मुझे भी लगा कि मैं मर गया हूँ। लेकिन पाकिस्तान का जवान जब दूसरा आया होगा, उसने हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकरा गया। एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। वो उठा करके ऐसे चल दिया। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल के ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक वो हुड से निकाल पाता ग्रेनेड तो फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। फिर उन्होंने ऐसे चारों तरफ गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी। ये हाथ, यस, ये हाथ तो हिला ही नहीं, सिर्फ कंधा हिला। फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया। थोड़ा सा हमें डाउन में था, वो ऊपर हाइट में थे। ऐसे पलटा खाया, वहाँ से पत्थर की आड़ लेकर के ऐसे फायरिंग किया। फिर नीचे लुढ़क गया, फिर दूसरे पत्थर की तरफ फायर किया। 2-3 जगह से फायर करते ही उनके पैर उखड़ गए। बोला यहाँ अकेला नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। फिर तो मैं बेबस और लाचार इसलिए था, चल नहीं सकता था। लेकिन घिसटता, रेंगता, फायर करता मैं 4-5 मीटर तक ही आगे जा पाया। 4-5 मीटर जाने के बाद तो देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। बस वहाँ वो भागते जा रहे थे, मैं वहाँ बहुत देर पड़ा रहा। फिर मन में एकदम से पागलपन छाया, योगेंद्र नीचे जाना है, साथियों को बचाना है। फिर हिम्मत बटोरी धीरे धीरे, फिर वापस आने लगा। फिर उन साथियों तक ही पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में एकदम से ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा होगा। एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के फेफड़े निकले बाहर थे, किसी की गर्दन नहीं तो किसी के हाथ नहीं। एक एक को गोद में रख करके बहुत देर रोया। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, ऐसे चारों तरफ बॉडी ही बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी छत विछत अवस्था में, जिसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। बस मैं रोता रहा, बहुत देर रोया। रोते रोते मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ
और हम क्या हैं? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है। हम तो एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर, ये बॉडी कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है। साथियों, ये 3 थेरेपी ऐसी हैं जो हमें बहुत जल्दी अपने आप से कनेक्ट करती हैं। रोना, हंसना और नाचना। तो रोते रोते कई बार बोलते हैं ना, रोना ये कायरता है। कायरता नहीं, ये एक थेरेपी भी है। मैं जब रोया, आंसुओं से रोया, मन से रोया, तो अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ, और आवाज़ आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। ये हाथ टूट करके लटक गया था। ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। ऐसे पकड़ करके तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठा करके पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और उस दिव्य ध्वनि के द्वारा बताए हुए रास्ते पर लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करता हुआ नीचे आया। एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब लगा योगेंद्र तो पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो अपने साथियों को, कुछ साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे उठा कर लेके, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि ग्रेनेड फटता है तो पूरे कपड़े फट जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको तो थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंतर मन में विश्वास था कि मैं जिंदा रहूँगा। उनको बोला सर कुछ नहीं हुआ सिर्फ, तो फिर वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। लीडिंग सेक्शन का एक जवान बच करके आया, इस तरह की सूचना दे रहा है कि दिन का 1:30-2 बज चुका था। बोला इस लड़के को मेरे पास तक पहुँचाओ। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअल्टी को लेकर के। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। जब उनके पास, कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा साहब दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है साहब। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाई, तो स्नो वाले टेंट थोड़े जल्दी गर्म हो जाते, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि ज़बान अटने लगी थी अभी। बोला पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी सी महसूस हुई। बोला कुछ बताएगा? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम जो घटनाक्रम था, जो इन्फॉर्मेशन थी, उनको बताया। लास्ट में भी एकदम से बोले जवान की रिक्वायरमेंट बता क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए? मगर साहब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। बस इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर सूचना मिली उसी रात को दोबारा से उस पहाड़ी पर हमारी फ़ौज ने हमला किया, और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2024 कारगिल की स्वर्णिम जीत का रजत जयंती वर्ष है, जिसमें 545 माँ भारती के उन सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च इस राष्ट्र के लिए और हम सब के लिए कुर्बान किया है। जो करगिल की चोटी पर आपने पराक्रम दिखाया, अकेले आपने एक हाथ से राइफल से लगातार गोलियां चलाई, पाकिस्तानियों को लग गया कि पीछे से रिन्फोर्समेंट आ गई है और उनमें भगदड़ मच गई। आप फिर लुढ़क के नीचे आ गए। उसके बाद हिंदुस्तान की फौज ने कैसे आगे बढ़कर के चोटी कब से मिली? बिल्कुल, जो मुझसे पूछा गया कि कहाँ किस तरह के जो है, तो वो इन्फॉर्मेशन के आधार दोबारा से प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग के आधार के ऊपर पहले तो आर्टिलरी के बम बरसाए गए, क्योंकि एग्जैक्ट उनको पता चल गया कि यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो वो बम्बारमेंट हुआ, उनका वेपन डिस्ट्रॉय हुए, उनका जो है लिविंग डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो उनको सपोर्ट मिला। फिर
एयर अटैक भी किया रात को। तो फिर जो हमारी जो घातक प्लेटून प्लस डेल्टा कंपनी जो साथ साथ चल रही थी, ये दोनों एक साथ मिली और फिर जा कर के जो इन्होंने अगले दिन रात को फिर दोबारा से हमला किया। तो कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई उसके बाद। और इस तरह से जो है हमारी उस टीम ने टाइगर हिल टॉप के ऊपर तिरंगा फहराया था। तो जो 4 लोग परमवीर चक्र विजेता है उसमें विक्रम बत्रा भी परमवीर चक्र विजेता जी। है, तो वो भी टाइगर हिल ऑपरेशन हाँ, में थे। टाइगर हिल बहुत लंबी पहाड़ी है, तो उनका एक टाइगर हिल के ऊपर ही एक 5140 पहाड़ी, तो वहाँ पर उन्होंने दूसरी चोटी के ऊपर हमला किया था। ये जब रात में चोटियों पर चढ़ाई होती है, अंधेरा है, ठंड है, जंगल है, जंगल नहीं है। मतलब हाँ चट्टानें होती हाँ, हैं, बिल्कुल कुछ पहाड़ों पे जंगल भी होते हैं, नहीं, वहाँ पे लेकिन कोई इस जंगल इलाके में, नहीं, हाँ, द्रास सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। करगिल में बिल्कुल नहीं। कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं, किधर जाना है, दुश्मन के बंकर कहाँ होंगे? तो इसके लिए ऑन पोजीशन निकाला जाता है, ठीक है। मैप के ऊपर मार्क होता है, फिर एक रूट चार्ट बनता है, तो उसका डिस्टेंस, डिग्री, सारा कुछ निकल करके आता है। तो वो पूरा फिर एक रूट चार्ट बन जाता है कि भाई यहाँ से हम जा सकते हैं और इतनी हाइट है, इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें किस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, ताकि दुश्मन के पास तो फुल्ली एडवांटेज है ना, हमें तो अपनी मूवमेंट को छुपाना भी है। तो जहाँ जहाँ से बड़े शिलालेख थे और ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पहाड़ियाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है हम दूर तक किसी की मूवमेंट को देख सकते हैं। और बर्फ़ पड़ी हुई है तो वो तो दिन का समय जैसे होता है, जब चांद की रोशनी पड़ती है तो दूर से व्यक्ति का पता चल जाता है। इन सबको हमने बर्फ़ में नहीं चलना है, पहाड़ियों के ऐसे नाले के किनारे किनारे जाना है, तो कभी बहुत गहरे भी उतरना पड़ता था, फिर एकदम से ऐसे चढ़ना भी पड़ता था। लेकिन ये सब इसलिए था कि दुश्मन को सरप्राइज कर सके, दुश्मन हमारे मूवमेंट को ना देख सके। करगिल की लड़ाई के समय 19 साल के आप थे, शादी तय हो गई थी, शादी के लिए छुट्टी पे आए हुए थे, फिर युद्ध के लिए बुलाया गया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर शादी हो गई? नहीं, शादी तो करके ही गया था। करके गए थे? हाँ जी। अच्छा। करगिल युद्ध के समय जो कहा जाता है कि बोफोर्स ने बड़ा शानदार काम किया, आप लोग के पास जो हथियार थे उस समय, आर्म्स, म्यूनिशंस, बाकी सपोर्ट सिस्टम, और पाकिस्तान के समय उस समय जो था, तो हम अपर हैंड पे थे या पाकिस्तान उस समय अपर हैंड पे था? नहीं, वेपन तो उनके अच्छे थे, ठीक है, वेपन तो उनके चाइनीज पूरे वेपन्स थे और कुछ अलग दूसरे देशों के थे। हमारे पास उस समय इंसास राइफल थी, जो 96 में ही एक नई जो है उसका निर्माण हुआ था और इंजेक्ट हुई थी फौज के अंदर। और उसका भी एक साइकोलॉजिक मतलब था, मनोवैज्ञानिक, इसको वहाँ पर लाने का, कि हम ये घायल करेगी, और घायल व्यक्ति जब चिल्लाता है तो दूसरा पड़ोसी साथी चल नहीं सकता है, अच्छा। तो ये दो बंदों को और रोक लेगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं हुआ। जो SLR होता थी पहले राइफल 7.62, उसका एक बुलेट अगर लग जाता तो पूरी बॉडी को फाड़ देता था। इसकी 5.56 mm, बहुत छोटा होता था, तो इसकी गोलियां लगी, पार गई, जलन हो रही है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो इससे उनके पास पूरा ही 7.62, 12.5 mm के ही जो वेपन थे पाकिस्तानियों के पास। लेकिन ये समझ में आया कि कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना अव्वल हो, टेक्नोलॉजी के बलबूते के ऊपर युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जिगर से जीते जाते हैं। अगर जज्बा और जुनून ना होता तो शायद हम ये चीज़ ना कर पाते। और ये तो पूरे विश्व ने कहा है कि ये तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे बैठी थी, अगर हिंदुस्तान की फ़ौज बैठी होती तो दुनिया की कोई भी फ़ौज इनको उन पहाड़ियों से उतार ना पाती। ये जज्बा ही है, ये जोश और जुनून ही था। लड़ाई
जोश, जुनून, जज्बे, हिम्मत, हौसले और रणनीति से जीती जाती है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आपके सामने तुलुलिंग टाइगर हिल के ऊपर जब हेलीकॉप्टर मिग-21 गोले बरसा रहे थे, तो उनको क्रैश होते हुए आपने देखा। पाकिस्तान की फ़ोर्स ने उनको टारगेट किया। एयरफ़ोर्स का कितना बड़ा रोल रहा? नहीं, बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। लेकिन जो एक प्लेन की लड़ाई है, वो एक अलग लड़ाई है। ये पहाड़ी की लड़ाई थी, ठीक है। यहाँ एक अलग तरह की लड़ाई थी कि आपको एलसी क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। एलसी क्रॉस भी नहीं करनी है और बम्बारमेंट भी करना है, यानी हाथ पीछे बांध दिए और बोला लड़ना भी है। कैसे लड़ोगे? तो उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अपनी फौज भी है, ऐसे ड्रॉप होते हैं, वो फायर करते हुए नहीं आ सकते क्योंकि एक पीक इधर ऊंची है, एक नीचे है, तो ऐसे ही जाएगा फायर करता हुआ बम्बारमेंट। तो ऊपर से एक गोला गिरता है तो कितनी दूर जा कर के गिरेगा। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, तो रोल था। फिर इससे हमने बस एयरफोर्स और इसी को देखा है, लेकिन जो हमारी नेवी का रोल था वो तो बहुत कमाल का रोल था। उसके नेवी बाद ने क्या किया? नेवी ने इसके कराची बंदरगाह को घेर लिया था, उनका फ्यूल डैम ख़त्म कर दिया। 7 दिन का फ्यूल बचा था पाकिस्तान के पास। तब ये मुशर्रफ, जो नवाज शरीफ, ये वे भागे गए थे अमेरिका, बोला वो मार देंगे हमें। 7 दिन का फ्यूल बचा है बस पूरे देश में, हम मर जाएंगे। तब यानी फ्यूल लाने का रास्ता बंद कर दिया था नेवी ने। फ्यूल डैम भी ख़त्म कर दिए थे पाकिस्तान के। अच्छा। कराची बंदरगाह को चारों तरफ से घेर करके, और जो वहाँ उनके देश के लिए जो फ्यूल डैम होते हैं उनको ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। तो उनके पास 7 दिन का स्टॉक था टोटल, तभी इनको हैंड अप हो गए थे। ये तो अलग अलग हर एक सेना, तो इसलिए मैंने बोला ना, त्रिशूल है ये। जब चलेंगे तो अभेद्य लक्ष्य को भेद देंगे। तो सबके अपने अपने रोल थे। नेवी ने वहाँ से उसकी ऐसे गर्दन पकड़ी, इधर से उन्होंने उसको, एयर ने आकाश को सुरक्षित रखा, तो थल सेना ने पहाड़ियों पर चढ़ कर के दुश्मनों का सर्वनाश ऐसे गर्दनें काटने से लगी। तो ये अलग अलग अपना रोल है। करगिल युद्ध के बाद इन 25 वर्षों में इंडियन फोर्सेस कितनी ताकतवर हुई हैं? कहाँ आप देखते हैं उनको अब? हाँ बिल्कुल, 25 सालों में हम बहुत ताकतवर हुए हैं। चाहे हम इकोनॉमी की तरह से चलें, चाहे हम एजुकेशन की तरफ चलें, चाहे हम रक्षा की तरफ चलें। रक्षा की तरफ चलें तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के नए नए इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं। फिर साथ ही साथ जो जवानों की जो काबिलियत है, ट्रेनिंग्स हैं, स्किल्स हैं, वो भी एक अलग तरह की हो गई हैं। और ये एक कहावत रहती है ना, जैसे अभी जब हम आप होंगे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या, अरे आज के बच्चे क्या कर पाएंगे, है ना, बोले अरे प्लास्टिक फौज आ गई है। लेकिन यही प्लास्टिक फौज समय आने पर एक नया इतिहास फौलादी फौज आती है। तो 48 से लेकर के 99 तक, और 99 से लेकर के 2024 तक परिवर्तन बहुत हुए, बहुत टेक्नोलॉजी आई, बहुत सशक्त और समृद्ध हुई। आज आप हमारे पास ड्रोन हैं, बहुत अलग अलग तरह की जो है मिसाइल्स हैं। तो नए जवान हैं, नए जवानों का जोश और जुनून है, स्किल है, तो हम बहुत ऊपर हैं। और बहुत देश बहुत मजबूत है, देश की सेना बहुत मजबूत है। मजबूत। परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया थैंक सर। यू। थैंक यू।